इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे मेनली गेट के बारे में। Even though, man, I still go, 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 go. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कब आया है? ये रहा, ये आया है गेट 2004 में। गेट 2004 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। गेट 2004 का है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपको सामने। क्वेश्चन में दे रखा है ए रेफ्रिजरेंट R12 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ऑपरेट बिटवीन द कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री एंड इवेपोरेटर टेम्परेचर ऑफ दिस -20 डिग्री। द क्लियरेंस वॉल्यूम रेशियो ऑफ कंप्रेसर इज दिस, स्पेसिफिक हीट रेशियो इज दिस, स्पेसिफिक वेपर की अलग दे रखी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सक्शन दे रखा है, अदर प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। टू रियलाइज 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन द एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो अभी क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है, पहले तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो दे रखा है, ठीक है, हर बार की तरह जो भी डायग्राम दे रखा है वो बना लेते हैं। जैसे इसमें P इधर बार में दे रखा है, इधर क्या दे रखा है? P के अलावा H दे रखा है किलो जूल पर किलोग्राम में। ठीक है, इसके अलावा कर्व दे रखी है, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। कर्व कैसी दे रखी है? जो हमारा पीएच डायग्राम होता है आपको पता ही है कैसी होती है कर्व। ठीक है, ये हमारा है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा 1 2 3 एंड 4। प्रेशर की वैल्यू दे रखी है एट हायर पर, मतलब एट हायर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर कितना दे रखा है? 7.45 डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, देख सकते हो 7.45। इसके बाद लोअर प्रेशर दे रखा है 1.5। ठीक है, यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 65। यहाँ पे दे रखी है 1 पॉइंट पे 176। ठीक है, 176। और लास्ट में यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे दे रखा है 207। अपना लोअर टेम्परेचर दे रखा है -20 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसके अलावा गिवन डाटा में और क्या दे रखा है अपने को? गिवन डाटा में अपने को क्या दे रखा है? इट ऑपरेट बिटवीन द कंडेंसिंग टेम्परेचर प्रेशर, ये अपन लिख लिया है। क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम रेशियो C दे रखा है। C क्लियरेंस वॉल्यूम रेशियो होता है ना, VC डिवाइड बाय VS। ये क्या वैल्यू दे रखी है? 0.03 है ना, 0.03। उसके बाद दे रखा है स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ वेपर। अब ये स्पेसिफिक हीट रेशियो दे रखा है, स्पेसिफिक हीट नहीं दे रखी। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए दिया क्या हुआ है। स्पेसिफिक हीट रेशियो देखो ये गिवन है। स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है? जैसे हम बात करें CP डिवाइड बाय CV, ये क्या होता है? हमारा गामा होता है। CP डिवाइड बाय CV गामा, यानी कि 1.4 आपा लेते हैं डायटोमिक के केस में, 1.33 लेते हैं ट्राइटोमिक के केस में, मोनोटोमिक के केस में लेते हैं 1.67। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, मतलब इसको आप N लिख सकते हैं क्योंकि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मान सकते हैं इसको। इन्होंने क्या दे रखा है? स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ वेपर 1.15 दे रखा है। ठीक है, तो इन बिटवीन कुछ वैल्यू है, इसलिए हम इसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मान सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ वेपर इज 1.15। स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सक्शन
स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी 1 पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, V1 दे रखा है। वो कितना दे रखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो इसको लिख भी लेना है, ऐसा ना हो गलती से आप इसको कुछ और समझ बैठो। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो 1 ये कितना दे रखा है 0.1089 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है जी, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस स्टेट्स आर गिवन इन द फिगर टू रियलाइज 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है अपने को कितना 2 टन, 2 टन। और निकालना क्या है, देखो ये है गिवन डाटा सारा। निकालना क्या है अपने को, निकालना है द एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस। एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट किस में दे रखा है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये तो है हमारा एक तरीके से आइडियल, और हमें निकालना है एक्चुअल, एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट निकालना है अपने को किस में, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो देखते हैं जी, ये हमारा आइडियल है, इसको मैं एक्चुअल को मान लेता हूँ 1 डैश मान लेता हूँ, V1 डैश मान लेता हूँ, ठीक है जी। ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट इन मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालना है अपने को। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट को आप डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट को। क्यू लिख देता हूँ इसको, क्यू लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट अपना क्यू मान लेते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट आ गया हमारा क्यू। तो अब बात करते हैं जी हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा हो गया, अपने को निकालना है क्यू, ठीक है। तो जी बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जी मैं इसको n को यहाँ ना लिख के साइड में लिख देता हूँ। आप एक सिंपल सी बात समझो, आपको एक तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ने वाली है क्या नहीं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, सी, वी और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाले में आएंगी। इसके अलावा COP का फॉर्मूला अगर हम देखें, COP भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अपनी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम बाय थ्योरेटिकली स्वेप्ट वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम बाय थ्योरेटिकली स्वेप्ट वॉल्यूम। ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है हमें, ये दे रखा है इनटू, अगर बाय द वे हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर क्यूब पर सेकंड में अपने को निकालना है एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। वॉल्यूम अगर लेना होता तो आप वॉल्यूम की टर्म में ले सकते हैं। अगर इसको ऊपर भी मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगी। और इसकी यूनिट क्या आएंगी, वॉल्यूम फ्लो रेट की यूनिट आएंगी मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है जी। आप देख भी सकते हो इसकी हमारी m की यूनिट क्या है, यहाँ पे m की यूनिट है किलोग्राम पर सेकंड, m डॉट है, ये मास फ्लो रेट है, ठीक है, किलोग्राम पर सेकंड। और थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम की क्या है, या फिर यू कैन से एक्चुअल वॉल्यूम की क्या है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आप एक चीज़ तो ये रियलाइज़ कर सकते हो कि भाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, इसमें हमें निकालना क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, जो कि हमने क्यू माना है। तो इट मीन्स दिस विल बी क्यू, दिस मीन विल बी क्यू। साथ में इन्होंने क्या दे रखा है कि हमें क्या पता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 + C - C इंटू पी हायर बाय पी लोअर रेज टू पावर 1/n। अब ये लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं ना, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको इसीलिए मैंने लास्ट में रखा हुआ था ताकि आप लोग उनको इजीली समझ पाओ। पहले अब तक आपने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं जिसने अपने आप से कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए ये क्वेश्चन भी मुश्किल होने वाले हैं नहीं ज़्यादा। बट जिसको अगर अब तक कोई प्रॉब्लम आई है तो वो थोड़ा सा अब तक इस लेवल पे आ गया होगा कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े समझ सके। तो आपको सिंपल सी बात पता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 + C - C पी हायर बाय पी लोअर रेज टू पावर 1/n। अपने पास C की वैल्यू दे रखी है,
पी हायर की वैल्यू ये भी सी है, ये पी हायर की वैल्यू भी दे रखी है, पी लोअर की वैल्यू भी दे रखी है, एन की वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.03 माइनस 0.03 इंटू पी हायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.45 डायग्राम में 7.45। पी लोअर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 रेज टू पावर 1 बाय एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू अपने को दे रखी है 1.15। यहाँ से हम ना इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अपना क्या आएगा 7.45 डिवाइड बाय 1.5, सारे की पावर हमारी है 1 डिवाइड बाय 1.15, ठीक है। ये आ गया इंटू 0.03, ये आ गई नेगेटिव वैल्यू इंटू -1 प्लस 1.03। तो जी ये हमारी यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई है। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। 0.909, ठीक है, 0.9091 लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, 0.9091, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो 90.91%। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की अपने पास वैल्यू आ गई है। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम हमें दे रखा है, बस मास फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा क्या आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। अब आपको एक बात पता है, अपने को एक चीज़ और क्या दे रखी है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। क्या दे रखा है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ये क्यों दे रखी है आपको, मास फ्लो रेट निकालने के लिए। मैंने पहले ही बताया था आपको, मास फ्लो रेट को आप 3 जगह से निकाल सकते हैं। कहाँ से, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी हो, पावर इनपुट दे रखी हो, या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी हो, ठीक है जी। अपने को इस टाइम पे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी तो दे ही रखी है, यहाँ पे हमें किलो जूल पर किलोग्राम में आ जाएगी, और वहाँ पे हम वहाँ से फिर मास फ्लो रेट निकाल लेंगे। तो जी मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू हो, हम यूज़ करेंगे इसको बाद में, 0.9091, ठीक है। ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। अब मैं इसको सारे को मिटा के अब लिख देता हूँ, सारे को मिटा के लिख देता हूँ मैं। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है हमारी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इट विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है इस केस में, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है इस केस में H1 माइनस H4। H1 माइनस H4 क्या है, मास फ्लो रेट की वैल्यू है। अपने को मास फ्लो रेट तो निकालना है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है, मास फ्लो रेट इनटू H1 की वैल्यू है 176 माइनस H4 की वैल्यू है 65, ठीक है। डायग्राम देख सकते हैं जिसने बना लिया है, ठीक है। ये वैल्यूज उसमें दे रखी हैं 65, 176, 1 और 4 पे। उसके बाद लास्ट जो है बचा हमारा, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी दे रखी है 2 टन। 1 टन आपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप 1 टन किसके बराबर होता है 3.5 किलोवाट के, 3.5 किलोवाट के, तो मतलब 2 हो गया 7 किलोवाट के। तो इसको मैं सारे को लिख दूँ 7 किलोवाट, ठीक है जी। किसी को यहाँ पे दर्द नहीं होना चाहिए मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, ठीक है। तो जिसको दर्द है भाई मिटाओ अपना। अब यहाँ पे अगर मास फ्लो रेट की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो मास फ्लो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 डिवाइड बाय, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 111 हो गया, 111 हो जाएगा। यहाँ से हमारी ये किस में आ जाएगी, किलोग्राम पर सेकंड में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी 7 डिवाइड बाय 111, ये हमारा आ गया मास फ्लो रेट 0.063, ये हमारा किलोग्राम पर सेकंड, ये आ गया मास फ्लो रेट, ठीक है जी। अब इसका कोई काम नहीं बचा है, हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है, तो इसको रब कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हम देखते हैं मास फ्लो रेट हमारे पास है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारे पास है। अभी मैंने लिखा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी होती है एक्चुअल वॉल्यूम बाय थ्योरेटिकली स्वेप्ट वॉल्यूम। अपने को थ्योरेटिकली स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है, एक्चुअल वॉल्यूम अपने को दे रखा है, सॉरी एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना अपने को। अगर मैंने बताया अभी इसको ऊपर और नीचे मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो
अपने को ये वैल्यू दे रखी है, ये हमने निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं Q लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, Q विल बी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इनटू मास फ्लो रेट इनटू थ्योरेटिकली स्वेप्ट वॉल्यूम। थ्योरेटिकली स्वेप्ट वॉल्यूम की वैल्यू अपने को दे रखी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना है 0.9091 इंटू मास फ्लो रेट की वैल्यू कितनी है, मास फ्लो रेट की वैल्यू अपनी 0.063 इंटू थ्योरेटिकली स्वेप्ट वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.1089। ठीक है जी, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू मैं कर दे रहा हूँ अपने पास, आप अपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू सोल्व करो। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है कितना 6.24 इंटू 10⁻³ 6.24 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। 6.24 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कितना है, अरे नीचे गिर गया पेज, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर कितना है भाई, ऑप्शन नंबर है, वह क्वेश्चन कहाँ गया, ऑप्शन नंबर है जी 1। ठीक है, एक्चुअल में ऑप्शन नंबर 1 है 6.35 इंटू 10⁻³ ठीक है, अपना 6.24 हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें हमने किया क्या, एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है एक्चुअल वॉल्यूम बाय थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, मास फ्लो रेट से। इससे क्या आया, एक्चुअल वॉल्यूम तो यहाँ पे आ रहा था, वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया, अब क्या आ गया, वॉल्यूम फ्लो रेट। और हमें निकालना ही क्या, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, इन्होंने दे ही रखा है कैलकुलेट द एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस, कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस। तो यहाँ से हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम अपने को दे रखा है, मास फ्लो रेट अपने को, मास फ्लो रेट हमने निकाल ली है कहाँ से, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से, मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से निकाल ली, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपने फॉर्मूले से निकाल ली, हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 एंड 15 बोथ आर कॉमन डाटा क्वेश्चन, 2012 में है, 2012 में 2 मार्क ईच आया है। ठीक है, 2012 में आए हैं, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, तो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। तो क्वेश्चन देखते क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो अपने को क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। 120 किलो पास्कल लोअर प्रेशर दे रखा है, 800 किलो पास्कल हायर प्रेशर दे रखा है, आइडियल वीसीआरएस दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडियल वीसीआरएस बना लेंगे। ये हमारी आइडियल वीसीआरएस बन गई। ठीक है जी, ये आइडियल वीसीआरएस बन गई। यहाँ पे हमने ये आइडियल वीसीआरएस का टीएस डायग्राम बना लिया। ये जब भी क्वेश्चन आए वीसीआरएस का, फटाफट पहले तो वीसीआरएस बना लो। ठीक है जी, वीसीआरएस बना लो। अभी यहाँ पे अपने को क्या दे दिया, इन्होंने क्या दे दिया है, लोअर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 120 किलो पास्कल, हायर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 800 किलो पास्कल। ठीक है, इसके अलावा द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंप्रेसर एज सैचुरेटेड वेपर, बिल्कुल अपन यही लिया है। तो उसके बाद क्या रहा है, लीव्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड लिक्विड, यही बात बोल रहा है। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज, मास फ्लो रेट क्या दे रखा है 0.2 किलोग्राम पर सेकेंड, 0.2 किलोग्राम पर सेकेंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आर 134A एज फॉलोज, प्रॉपर्टीज ऑफ R 134, ये 2 टेबल दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं अपने काम की वैल्यू, क्या क्या वैल्यू होती है अपने काम की। मेनली अपने को H1 H2 H3 H4 तो हर क्वेश्चन में चाहिए होता है। तो H1 H2 H3 H4 देख लेते हैं इसमें दे रखा है कि नहीं दे रखा। H1 कौन सी वैल्यू होगी, लोअर प्रेशर पे
एच जी की वैल्यू होएगी। यहाँ पे इन्होंने एच जी को एच एस लिख रखा है, क्या लिख रखा है, एच एस ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एच एस लिख लेंगे। तो ये एच एस भी वही है, सैचुरेटेड, ठीक है। लोअर प्रेशर पे एच एस की वैल्यू दे रखी है 237, ये अपने को वैल्यू दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या दे रखा है, अपने को चाहिए हायर प्रेशर पे, देखो लोअर प्रेशर पे एच एफ की वैल्यू भी दे रखी है, वो यहाँ पे कहीं पे होगी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 22.5, बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये अपने क्वेश्चन में यूज़ होने वाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पी हायर पे क्या दे रखा है, एच एफ की वैल्यू दे रखी है 95.5, पी हायर पे एच एफ यहाँ पे होगा 95.5, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब दे रखी है 267, वो 267 दे रखी है यहाँ की 267.3, बट ये हमारा 2 पॉइंट थोड़ी है, इसको कंसीडर कर लेते हैं 2 डैश पॉइंट है। इस वैल्यू को यूज़ नहीं करना है जब अगर बाय द पावर वगैरह निकालते हो, तो एक बार पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। अपने को एक वैल्यू और दे रखी है कि इन सुपर हीटेड रीजन हमारा 800 वाला प्रेशर है और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नॉर्मली देखो टेम्परेचर कितना दे रखा है अपने को, हायर प्रेशर पे दे रखा है 31.31 डिग्री सेल्सियस, और हायर ये दे रखा है कितना 40। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपको एच की, वो कौन सी है 276.45। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इतना सा ही क्वेश्चन है, आपको ये बात समझनी है। गलती से लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे वहाँ पे, ठीक है, वो वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसीलिए बार बार डायग्राम बनवा रहा हूँ कि गलती से 2 डैश वाली वैल्यू मत ले लेना, 2 वाली वैल्यू लेना। अब देखते हैं, दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 14 नंबर 15 नंबर, तो दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है। पहले में दे रखा है रेट एट विच हीट इज एक्सट्रैक्टेड इन किलो जूल पर सेकंड दे रखा है, किलो वोट हो गया, मतलब फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस, मतलब रेफ्रिजरेटेड स्पेस से पूछा है, तो मतलब क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पूछी है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता तो किलो जूल पर किलोग्राम में होता, तो यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पूछी हुई है किलो वोट में, ठीक है। दूसरा हमारे को क्या दे रखा है, पावर रिक्वायर्ड इन द कंप्रेसर, पी इनपुट पूछ रखी है, पावर रिक्वायर्ड इन द कंप्रेसर इन किलोवाट, ठीक है जी। आपके पास मास फ्लो रेट आपको दे रखी है, एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है, टाइम खराब करने का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है जी। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यहीं पे दोनों कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालनी है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, मास फ्लो रेट इनटू लोअर यू कैन से H1 माइनस H4। हमें क्या पता है, देखो H3 पे जो वैल्यू होती है वो H4 पे बराबर होती है, H3 विल बी इक्वल टू H4। ये बार बार बता चुका हूँ, हर बार बताया है, एक बार और यहाँ पे लिख लो 95.5, गलती से भी ये वैल्यू मत ले लेना। तो यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमारी होगी 0.2 इंटू 237 माइनस 95.5, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 0.2 इंटू 237 माइनस 95.5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 28.3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28.3 किलोवाट या फिर किलो जूल पर सेकेंड, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रखा है, पावर रिक्वायर्ड हमें क्या ही पता है, पावर इनपुट क्या होती है, मास फ्लो रेट इंटू वर्क इनपुट, वर्क इनपुट क्या होता है हमारा, मास फ्लो रेट इंटू वर्क इनपुट क्या है, H2 माइनस H1। गलती से भी H2 डैश वाली वैल्यू मत ले लेना, यहाँ पे गलती बस यही होती है छोटी मोटी, बाकी क्वेश्चन तो सारे कर देते हैं। 0.2 है बेटा, 0.02 नहीं है, 0.2 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है 276.45 माइनस H1 की वैल्यू कितनी है 237। ये हमारा यू कैन से सब कुछ वैल्यू दे रखी है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, इंटू 276.45 माइनस 237, हमारा आंसर आ गया 7.89 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 7.89 यानी कि 7.89 किलोवाट, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 15 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा हुआ था,
वो क्वेश्चन देखते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अभी उस क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन को करने की बारी आ गई है। अब तक आपकी इतनी झेलन शक्ति हो गई होगी, ठीक है, मैकेनिकल वाले हो तो वैसे ही झेलन शक्ति ज़्यादा होगी आप लोगों की। अगर झेलन शक्ति अभी भी नहीं बढ़ी तो इस क्वेश्चन को सह के ज़रूर बढ़ जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो हमने छोड़ा हुआ था वो था क्या कि क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। ये आया गेट 2016 में आया था, रिसेंट ही आया था। गेट 2016 में सेट नंबर 3 में आया था। कितने का? 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? एक तो टीएस डायग्राम दे रखा है, जो दे रखा है वो बना लो। ठीक है, टीएस डायग्राम दे रखा है आपको। टीएस डायग्राम में क्या दे रखा है आपको? 1 2 3 4 0, ये अपने को टीएस डायग्राम दे रखा है। वीसीआरएस दे रखी है, उसमें इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर आर। इवेपोरेटिंग टेम्परेचर 260 डिग्री दे रखा है, 260 केल्विन, डिग्री नहीं, और 260 केल्विन दे रखा है, और 310 दे रखा है कंडेंसिंग टेम्परेचर। ठीक है, द कंप्रेसर टेक्स द लिक्विड वेपर मिक्सचर, यानी कि स्टेट 1 जो है, एंड आइसेंट्रोपिकली कंप्रेसेस टू ड्राई सैचुरेटेड वेपर कंडीशन। यही हमने इसमें डायग्राम में दे रखा है। स्टेट 2, स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड इज, स्पेसिफिक हीट मतलब सीपी लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड इज 4.8 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये दे रखा है। इसमें एक लाइन बोल रखी है, एंड इट मे बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। नॉर्मली स्पेसिफिक हीट प्रेशर के साथ बढ़ती है, तो बट इसने क्या दे रखा है? स्पेसिफिक हीट को इट शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, शुड बी ट्रीटेड कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन को करने के लिए। जिसको ये क्वेश्चन करना है ना, ये वाली लाइन जिसको पता है, जिसने पढ़ लिया ढंग से, तो उसका क्वेश्चन हो गया होगा। जिसने नहीं पढ़ी होगी उसका नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, इसके बाद आगे क्या दे रखा है? एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन फॉर द रेफ्रिजरेंट एट 310। 310 में मतलब एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन आप HFG भी लिखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वो हमारी कितनी दे रखी है? एट 310 दे रखा है। गलती से कोई भी इसको ना 0 से यहाँ पे कोई पॉइंट मान, अगर 1 डैश मानते हैं तो 0 से 1 डैश मत ले लेना, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर मेंशन कर रखा है। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन से कंफ्यूज मत हो जाना। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन फॉर द रेफ्रिजरेंट एट 310 इज 1054 किलो जूल पर किलोग्राम, 1054 किलो जूल पर किलोग्राम। HFG दे रखा है कि कहाँ पे? एट 310 डिग्री, 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन। अपने को निकालना क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ एट पॉइंट 1 एंड 0 इन किलो जूल पर किलोग्राम निकालना अपने को। ठीक है जी, सॉरी, ये निकालना है इन किलो जूल पर किलोग्राम। बहुत थोड़ा सा डाटा दे रखे हैं, आधे लोग तो बोलेंगे इनसफिशिएंट डाटा है। जो बाकी के आधे हैं वो क्वेश्चन कोशिश करेंगे बट बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ अपने को क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में? अपने को दे रखा है HFG। HFG एट 310 केल्विन। एट 310 केल्विन का मतलब क्या हुआ? ये Hg माइनस HF, यानी कि H2 माइनस H3। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है? H2 माइनस H3 दे रखा है, H2 माइनस H3। दूसरा अपने को क्या दे रखा है? H1 माइनस H0 अपने को निकालना है। आपको एक चीज़ पता होगी, अगर TD, ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको आराम से समझते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं इस वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ। 1054 दे रखा है HFG की वैल्यू। HFG यानी कि H2 माइनस H3, H2 माइनस H3। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, या फिर इसको बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितने में? किलो जूल पर किलोग्राम में। यहीं पे सारे कंफ्यूज होंगे कि अपने को, लोगों को लगेगा डाटा कुछ दे नहीं रखा, लेकिन जितना डाटा दे रखा है उतना क्वेश्चन को करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को करते हैं।
सबसे पहले हमें क्या पता है, थोड़ा समझते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। हमें क्या पता है, TDS रिलेशन जो हमारी होती है, सेकंड TDS रिलेशन क्या बोलती है, DH माइनस VDP, ठीक है। DH माइनस TDS इक्वल टू DH माइनस VDP, ठीक है। TDS इक्वल टू DDS माइनस VDP। अब प्रेशर, ये प्रोसेस कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब हम TDS रिलेशन को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए मतलब प्रेशर का डिफरेंस जीरो, मतलब ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, DH आ जाएगा क्या, किसके, सॉरी हमारा DS आ जाएगा किसके इक्वल, DH/T। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे F है और इस पॉइंट पे G है, तो हम ये लिख सकते हैं इसको, SFG विल बी इक्वल टू HFG डिवाइड बाई T, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ से हम SFG की वैल्यू निकाल सकते हैं। SFG इट विल बी इक्वल टू HFG अपने को दे रखा है 1054, टेम्परेचर अपने को पता है, तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, SFG का मतलब क्या हुआ, S2 माइनस S3, S2 माइनस S3, ठीक है। S2 माइनस S3 अपने को अपनी आ गई कितनी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 1054 डिवाइड बाय 310, ये हमारी आ गई 3.4। ये कितनी आ गई, 3.4। किस में आएगी वैल्यू, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में आएगी, ठीक है जी। आप एक चीज़ और समझो यहाँ से, अगर मैं इसको ऐसे ना करके यहाँ पे मैं अगर ये लिखूँ, इसको दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेना चाहूँ, अपन यहाँ पे एक बात पता अपने को, DS इज इक्वल टू CP/DT फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, CP/DT लिखते हैं इसको, डिवाइड बाय T। दोनों साइड में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इंटीग्रेशन में अपना क्या आएगा, S विल बी इक्वल टू CP/ln T, S विल बी इक्वल टू CP/ln T, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, इस इक्वेशन के हिसाब से। और ये इक्वेशन कहाँ अप्लाई हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर 3 पॉइंट पे हम S की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा S3 विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, S3 विल बी इक्वल टू CP/ln T3, ठीक है जी, CP/ln T3। इन्होंने क्या बोला है कि इट शुड बी ट्रीटेड कांस्टेंट। हमने इसमें फॉर्मूले में अगर बाय द वे इसको हमने ऐसे लिखा ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, CP को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है। इसको बाहर निकाल लेंगे तो 1/T का जो आएगा वो ln आ जाएगा, मतलब log आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा log T आ जाएगा, यानी ln T आ जाएगा। ये कांस्टेंट दे रखा है, अगर आपने को ये कांस्टेंट नहीं दे रखा होता तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होना इम्पॉसिबल था, बट यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इट इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। S3 विल बी इक्वल टू CP/ln T3। सेम ये हमारा 0 पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो S0 विल बी इक्वल टू CP/ln T0, ठीक है। S0 विल बी इक्वल टू CP/ln T0, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा S3 माइनस S0 इट विल बी इक्वल टू CP/ln T3 माइनस CP/ln T0, ठीक है जी। क्लियर होगा ये सब तक सभी को अभी तक। इसके बाद अगर हम देखें CP कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो CP में कॉमन ले रहा हूँ, ln T3 माइनस ln T0। अपने को क्या पता है, log A माइनस log B क्या होता है, log A/B, है ना जी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, S3 माइनस S0 इट विल बी इक्वल टू CP/ln T3 अपॉन T0।
बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यही हमारा क्वेश्चन सोल्व करवाएगी। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन सोल्व करवाएगी। ठीक है, मैं इन दोनों को यहाँ पे से मिटा रहा हूँ। अब अगर आप देखें हमें चाहिए क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या पता है, एस विल बी यानी डी एस इजिकल टू डी एच बाई टी, और अगर हमें H1 माइनस H0 निकालना है, H1 माइनस H0 निकालना है, तो H1 माइनस H0 हमारा क्या हो जाएगा, H1 माइनस H0 बाई टी इज, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है ही, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ तक। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस केस में हो जाएगा डी एस विल बी इक्वल टू S1 माइनस S0 एंड इट विल बी इक्वल टू H1 माइनस H0 डिवाइड बाई टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये है इक्वेशन नंबर, इसको मैं 5 लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 लिख देता हूँ इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आप एक सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे S3 माइनस S0 अगर मैं निकालना चाहूँ, Cp की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 4.8 ln, T3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 310, और T0 की वैल्यू कितनी है 260। यहाँ से हमारा ln S3 माइनस S0 आ गया कितना, ln 310 डिवाइड बाई 260 इंटू 4.8, ये आ गया अपना 0.84 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, 0.84 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, इसको मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ। ये हमारा आ गया क्या, S3 माइनस S0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.844, जितना भी लिखना चाहो आप 0.844। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई S3 माइनस S0 की। बट हमें एक बात पता है क्या, कि हमारा देखो S3 माइनस S0 भी है अपने पास, S1 माइनस S0 अपने को निकालना है। यहाँ पे हमें क्या पता है, S2 इज इक्वल टू S1। ठीक है, S1 इक्वल टू S2। तो यहाँ से इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर मैंने 3 मानी थी, इक्वेशन नंबर 3 मानी थी, इस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S3 इट विल बी इक्वल टू S1 माइनस S3, क्योंकि हमारा S1 और S2 इक्वल हैं, इट विल बी इक्वल टू 3.4। ये हमारा ऑलरेडी आया हुआ है, और हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है फ्रॉम ये जो भी इक्वेशन है, S3 माइनस S0 इट इज़ इक्वल टू 0.844 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अगर आप ध्यान से देखो S2 माइनस S0 को, यही हमने यू कैन से इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S3 से S3 कट जाएगा, S1 माइनस S0 आ जाएगा, और यही तो अपने को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, S1 माइनस S0 इट विल बी इक्वल टू इन दोनों का समेशन प्लस 3.4। ठीक है, इसका समेशन आ गया कितना, 4.244 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। यहाँ पे हमारा सब कुछ आ गया है, जस्ट लास्ट इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में यूज़ करेंगे इस वैल्यू को, S1 माइनस S0 को। तो हमारा क्या आ जाएगा, H1 माइनस H0 इट डिवाइडेड बाई T इट विल बी इक्वल टू S1 माइनस S0। ठीक है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, H1 माइनस H0 जो हमें निकालना था, इट विल बी इक्वल टू T इंटू S1 माइनस S0। S1 माइनस S0 की वैल्यू ये रही, T की वैल्यू कितनी है 260। ठीक है, तो 260 इंटू
इसकी वैल्यू कितनी आई 4.244। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 260 से मल्टीप्लाई कर दो 1103.51 किलो जूल पर किलोग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा आ गया, क्वेश्चन हमारा हो गया। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा एक बार दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमारे को एक यू कैन से डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में हमें क्या पूछ रखा है कि H1 माइनस H0 निकालना है। हमें केवल टेम्परेचर दे रखे हैं, एक स्पेसिफिक हीट दे रखी है, Cp की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड दे रखी है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4.8, और क्या बोल रखा है कि इट शुड बी ट्रीटेड कांस्टेंट। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है S1 इजिकल टू S2 डी और TDS रिलेशन से हम क्या निकालते हैं, DS इजिकल टू DH/T। TDS इक्वेशन से क्या निकालते हैं, DS इक्वल टू TH/T। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक तो हमें फॉर्मूला एक तो क्या मिल रहा है S2 माइनस S3 इट इज इक्वल टू H2 माइनस S3 डिवाइड बाई T। तो वहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 माइनस S3 इट विल बी इक्वल टू 3.4। बट हमें ये पता है S1 और S2 तो इक्वल हैं, तो यहाँ पे S2 की जगह हम S1 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे S2 की जगह S1 पुट कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.4। ये यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हमें पता है कि हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहता है, फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, DS विल बी इक्वल टू DH डिवाइड बाई T। DS की वैल्यू कितनी है, S1 माइनस S0 इक्वल टू H1 माइनस H0 डिवाइड बाई T। ये हमने क्यों किया, हमें क्या चाहिए है, हमें रिक्वायर्ड है H1 माइनस H0, यही हमसे पूछा हुआ है। H1 माइनस H0 हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास T की वैल्यू है, S1 माइनस S0 हमें चाहिए। तो S1 माइनस S0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास इक्वेशन आई, कहाँ से, हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्रोपी अलग से निकाली, यहाँ पे एंट्रोपी अलग से निकाली, दोनों का डिफरेंस ले लिया। वहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आया था, S3 माइनस S0 इट विल बी इक्वल टू Cp लिक्विड ln T3/T0। ये केवल उस कंडीशन के लिए है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल उस कंडीशन के लिए है जब हमारा यू कैन से Cp लिक्विड वेरी नहीं कर रहा है प्रेशर के साथ। ठीक है, प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ Cp लिक्विड वेरी नहीं कर रहा है। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, S3 माइनस S0। S3 माइनस S0 को इसमें अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास S1 माइनस S0 आ जाएगा। S1 माइनस S0 आ गया, T की वैल्यू दे रखी है, H1 माइनस S0 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब तक के VCRS के जितने क्वेश्चन गेट में आए हैं आज तक के, मैं पिछले आई थिंक 1992 से ले रखे हैं मैंने, तो अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो हम कर चुके हैं। बाकी अगर आपको आगे देखना है, आगे हम अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। ओके सर।